हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और जैसा कि थंबनेल देखकर आप सब जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक चीज़ आपको आज मैं बताऊँगा और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएसटी के सारे चैप्टर्स, एसएसटी में जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री की बात करो, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे सिविक्स की, चाहे इकोनॉमिक्स की, सभी में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो एक पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर्स को अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि आप लोग इन्जॉय भी करें और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियो का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इस पर्टिकुलर लेक्चर को। ओके, देखते हैं। अब देखिए चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है। चैप्टर फर्स्ट आपका है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद फिर मैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता हूं। ठीक, अब देखो रिसोर्सेज क्या है बेटा, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, अगर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है तो वो आपके लिए रिसोर्स होगी। ठीक है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कोई भी चीज़ हो अगर वो इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। अगर कोई चीज़ आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है तो वो रिसोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो आप उस चीज़ को रिसोर्स कहेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी रिसोर्सेज की। अब देखिए डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट बेटा एक ऐसा टर्म होता है जो ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में लगातार इम्प्रूवमेंट होना। और कैसे इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट। अगर किसी भी टर्म में या किसी भी चीज़ में कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं तो यही टर्म होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है, इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स की बात करता है। ठीक, अब डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। ओके, अब यहां पे आप लोग देखिए हम लोग आ गए चैप्टर की पहली लाइन। क्या लिखा है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स और बोला गया है। वो चीज़ें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और तीसरा बोला गया कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपनी पहुंच तक ले आ सकें, उसको हम एक्सेसिबल बना सकें। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये है कि वो चीज़ ज़्यादा महंगी ना हो, सोसाइटी में रहने वाले सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अफोर्डेबल हो। अगर ज़्यादा महंगी होगी तो आप कैसे इसको कर पाओगे भाई, कैसे आप उसको यूज़ कर पाओगे। तीसरी चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, जितने भी डिफरेंट कल्चर्स के लोग सोसाइटी में रहते हैं सभी उसको एक्सेप्ट करें। अगर इन टर्म्स में कोई चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक, आई होप आप लोगों को ये डिफिनेशन पसंद आई हो, ये चीज़ समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए एक रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक रिलेशन दिखाया जा रहा है। यही रिलेशन आपके रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को भी बताता है कि रिसोर्सेज के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है। तो बेटा रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा होने से अगर किसी पर्टिकुलर जगह का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो ये चीज़ें गलत है। ज़्यादा रिसोर्स होने से अगर उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा तो ये सरासर गलत है। ठीक है ना, आप ये याद रखना कि ज़्यादा रिसोर्सेज होने से डेवलपमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। रिसोर्सेज को यूटिलाइज है आप कैसे करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अपडेटेड है, आपका इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्स पाए जाते हैं, चाहे वो लिमिटेड अमाउंट में हो चाहे अनलिमिटेड अमाउंट में हो, अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, अपडेटेड नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं है वर्क करने के लिए, तब उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता है।
उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट तभी अच्छे से हो पाएगा जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो और वहाँ का इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। अगर ये चीज़ें होंगी तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से ही किसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होता है। रिसोर्सेज के ज़्यादा होने से नहीं होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से होता है। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, प्रपोर्शनेट नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है, रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, ह्यूमन होते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये आप सभी को पता, हमने क्लास 8 में पढ़ा भी है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसको ह्यूमंस ने बनाया हो। ठीक है, नेचुरल गुड्स की मदद से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया हो। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स जो डायरेक्टली हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स, और इसके बाद आपके पुलिस वगैरह। ओके, तो ये सब तो हमने 8th में ही पढ़ा था। अब आगे चलते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कह रहा है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म, उसको चेंज कैसे किया जाता है। आपको क्या लगता है, नेचर में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, क्या एज इट इज़ हम उसको यूज़ कर लेते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें तो एज इट इज़ यूज़ हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। वो किसकी मदद से होता है, किसकी हेल्प से चेंज करते हैं हम किसी भी चीज़ के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जो नेचर में मिलते हैं? तो वो चेंज होता है बेटा टेक्नोलॉजीज़ की मदद से और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से। टेक्नोलॉजीज़ और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी, हमारे नेचर में जो भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी की मदद से, जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम कौन करता है? ह्यूमन बींग्स ही तो करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन को करके कंट्री का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो मैंने अभी आपसे पहले ही बताया था कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का जो रिसोर्सेज और आप कह सकते हो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादा रिसोर्स होने से डेवलपमेंट अच्छा होगा ये आप नहीं कह सकते हैं बेटा कभी भी। रिसोर्सेज ज़्यादा होने से अगर डेवलपमेंट अच्छा होता तो आज हमारे कंट्री के कई स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स भी बहुत आगे होते। आप जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज भी बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अपडेटेड है, उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं वो उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ करते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड फॉर्म में भी है, अगर वहाँ पर रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम बाई मैनी? दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। हम भी रिसोर्स हैं, ह्यूमंस को भी रिसोर्स कहा गया है। आगे, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो हमारे नेचर में चीज़ें पाई जाती हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं और उसको यूजेबल बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे नेचर में ऐसी पाई जाती हैं जो अनयूजेबल फॉर्म में होती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, अपने स्किल्स की मदद से हम उसको यूजेबल बनाते हैं। ठीक, तो हम भी रिसोर्स का ही पार्ट होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, पुलिस, डॉक्टर, टीचर्स, ये सब क्या है? टीचर्स आपको पढ़ाता है, मतलब वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे इन चीज़ों के बारे में बताने से भी आपको नॉलेज हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझसे भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही, तो मैं भी तो आपके लिए रिसोर्स हुआ ना। ठीक, तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को क्लासीफाइड किया गया फॉलोइंग वेज में।
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, या ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कह लीजिए या ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी कह लीजिए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल या आप कह सकते हैं एग्जॉस्टिबल नॉन एग्जॉस्टिबल। ठीक, अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में रिसोर्सेज 4 हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 हैं, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। ठीक, अब देखते हैं इन सभी रिसोर्सेज के बारे में। अब यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट दिया गया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस फ्लो चार्ट में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में 2 के बारे में बताया गया है, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में क्या होता है, जैसे विंड वगैरह वाटर वगैरह सब रिन्यूएबल आ गए, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, विंड वाटर ये सब आपके कॉन्टिन्यूअस और फ्लो रिसोर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। और बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात करेंगे तो इसमें आपके फॉरेस्ट वगैरह आ जाएंगे और वाइल्ड लाइफ वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में 2 आ गए, नॉन रिन्यूएबल में आपके आ गया रिसाइकेबल और एक नॉन रिसाइकेबल जैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह। तो ये सब तो बहुत इजी हैं क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अब कवर करने चल रहे हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 3 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट टाइप का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार बना है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ। अब वो किसी भी बेसिस पे आपसे पूछ सकता है, ओरिजिन के बेसिस पे भी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी, या ओनरशिप के बेसिस पे भी, किसी बेसिस पे वो आपसे पूछ सकता है। तो 3 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं इस टॉपिक से, तो प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा बता दीजिए, ऑल दो रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, देन दीज ऑल रिसोर्सेज कंसिडर्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीजें जो हमें लिविंग बींग से मिल रही हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, मीट, वूल, इसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें किससे मिलता है। ठीक, इसके बाद हनी, काफ़ी चीज़ें आप कह सकते हो, ये सब चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं, दिस ऑल थिंग्स आर वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स। ये सारी चीज़ें हम किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, लिविंग बींग से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी, बायोटिक का। और एबायोटिक ऐसी चीज़ें जो हमें नॉन लिविंग बींग से मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें नॉन लिविंग बींग से मिल रही हैं, जैसे मिनरल्स, रॉक्स, सनलाइट, एयर, वाटर, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं दूसरे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप के हैं, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल कहते हैं। क्यों कहते हैं समझते हैं। तो देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप दोबारा रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हो फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से। फिर से सुनना, ऐसे रिसोर्सेज जिसको दोबारा रिप्रोड्यूस या रिन्यू किया जा सकता है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आपने अगर एक बार यूटिलाइज किया तो ये फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो दिया गया है, लाइक सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सीधा सीधा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पहली बात तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको फॉर्म होने में एक लंबा समय लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है इनके फॉर्मेशन में, और ये एग्जॉस्टिबल होते हैं। अगर आपने इनको एक बार यूज़ कर लिया तो ये फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इन रिसोर्सेज को ना तो आप रीन्यू कर सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस की मदद से, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस की मदद से आप इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फॉसिल फ्यूल। सबसे गुड एग्जाम्पल क्या बेटा, फॉसिल फ्यूल। ठीक, ओके।
अब फॉसिल फ्यूल आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता, आपने 7th 8th 9th में सब पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे बेटा, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज 4 होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कैसे होते हैं बेटा? कोई ऐसा रिसोर्स, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिस पर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का हक हो। याद रखना, आप जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे किसका हक है? आपका हक है, या तो आपके भाई बहन का, आपके फैमिली मेंबर्स का। तो आप कह सकते हो कि ऐसे रिसोर्सेज जिस पर आपका और आपके परिवार वालों का ही हक है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का, या आप कह सकते हो किसी एक फैमिली का हक है, तो वो रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे आपके घर में बाइक है, तो आपकी बाइक को आपके सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। ठीक है ना। एक पीस ऑफ लैंड है जो आपके नाम है, एक ऐसी ज़मीन है जिस पर आपका मतलब वो कागज़ में, ज़मीन कागज़ में आपके नाम है, तो वो आपके लिए कैसे रिसोर्स हो जाएगी? इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगी। जाहिर सी बात है। अगर घर के अंदर नल लगा हुआ है तो इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि उसको केवल घर ही वाले यूज़ करेंगे। और घर के बाहर रोड के साइड में नल लगा हुआ है तो फिर वो कम्युनिटी रिसोर्स हो जाएगा, पब्लिक रिसोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सोसाइटी के सारे लोग यूज़ करेंगे। ठीक, तो याद रखना इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे दिया गया सीधा सीधा, दीज आर ऑल ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। कोई भी रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ओन्ड है वो आपके होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे पीस ऑफ लैंड, इसके बाद आपके व्हीकल्स, लैपटॉप, मोबाइल, योर बुक्स, एवरीथिंग कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स समझिएगा, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक पर्सन का हक नहीं होता है। इन रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का हक होता है। किसका हक होता है? गवर्नमेंट का। जैसे पार्क्स वगैरह होते हैं, पब्लिक पार्क्स वगैरह नहीं होते, पब्लिक पार्क, या आप कह सकते हो कि रोड वगैरह, या आप ये कह सकते हो कि रोड के साइड पे जो नल वगैरह लगे होते हैं, रोड के साइड पे जो टैंक्स वगैरह होते हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं? क्योंकि ये किसी एक पर्सन के द्वारा ओन नहीं होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर किसका मालिकाना होता है? किसके द्वारा ये ओन्ड होते हैं? तो इन चीज़ों के ऊपर ओनरशिप का राइट होता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ही इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करती हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो सोसाइटी में सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें और वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और रेगुलेट किए जा रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी रिसोर्सेज या पब्लिक रिसोर्स कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, लाइक बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड मतलब शमशान, जहाँ शमशान मतलब जहाँ पे मुर्दे वगैरह दफनाए जाते हैं वो जगह। ग्रेजिंग ग्राउंड, घास के मैदान वगैरह। विलेज, विलेज में क्या कह रहा है आगे देखते हैं। विलेज पॉन्ड, गांव में जो तालाब वगैरह होते हैं। इसके बाद कह रहा पब्लिक पार्क। देखो पब्लिक पार्क भी इसका एग्जाम्पल है। पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज या पब्लिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? एक कंट्री के टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के टेरिटरी के अंदर, देखो ये हमारे इंडिया का पेनिनसुला इंडिया है, तो एक कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितने रिसोर्स पाए जाते हों और उसके कोस्ट लाइन से 12 नॉटिका माइल तक, उसके कोस्ट लाइन से 12 नॉटिका माइल ओशनिक बॉडी में। तो ये ध्यान रखना, फिर से बता दे रहा हूँ, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हों, और दूसरा कोस्ट लाइन से 12 नॉटिका माइल तक जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं, उनको हम नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। और ये रिसोर्सेज कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपकी बाइक है, आपका नल है, आपका घर है, वो भी आपके कंट्री के अंदर पाया जा रहा था, क्या गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनती है कि वो आपसे इसको एनेक्स कर ले, छीन ले, अगर नेशनल रिसोर्स बोला जाए तो? नहीं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा रिसोर्स पाया जाता है जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तब गवर्नमेंट उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, तब उसको आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कोई भी रिसोर्सेज जो कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस रखता है और वो हमारे कंट्री के टेरिटोरी के अंदर पाया जाता हो और कोस्ट लाइन से 12 नॉटिका माइल्स तक पाया जाता हो, तो उन सभी रिसोर्सेज को हम नेशनल रिसोर्सेज कंसीडर करते हैं। ये नॉटिका माइल्स क्या होता है बेटा? ये वाटर मेजरिंग यूनिट्स होती हैं। जैसे लैंड पर जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ही जब हम वाटर में डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो हम नॉटिका माइल्स में उसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि वाटर डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है आपकी नॉटिका माइल्स। एक नॉटिका माइल्स कितने के बराबर होती है? 1 नॉटिका माइल्स इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो ये याद रखना, मैं फिर से बता दूं आपको नेशनल रिसोर्स क्या होता है।
नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो एक कंट्री के टेरिटोरियल मैप के अंदर, एक कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर और कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक पाए जाते हों। 12 नॉटिकल माइल्स जहाँ तक भी ये कोस्ट है, 12 नॉटिकल माइल्स तक पाए जाते हों। और ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इन रिसोर्सेज पे केवल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज करेगी कंट्री डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। देखो पब्लिक गुड के लिए कह रहा है, मतलब किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रखता हो, पब्लिक गुड के लिए वो इंपॉर्टेंट रखता है, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। ठीक है, अब आपकी बाइक, आपका घर, अगर ये भी गवर्नमेंट के काम आएगा, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो वो एक्वायर कर लेगी, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर तेल निकलने लगे, कोल मिल जाए, सोना मिल जाए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएं जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सकती हैं, तो गवर्नमेंट बिना आपकी परमिशन के उसको एक्वायर कर लेगी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं। ठीक, अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज तो बहुत ईजी है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिसपे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हक होता है। ध्यान देना, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल IRP का हक होता है। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के द्वारा ये रिसोर्सेज ओन्ड और रेगुलेट किए जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज, अब जैसे आप कह सकते हो, क्या कहते हैं कि अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका पे किसी एक कंट्री का हक है? नहीं, अंटार्कटिका पे किसी एक कंट्री का हक नहीं है। या आप कह सकते हो कि जो ओशियंस हैं, क्या ओशियंस में किसी एक कंट्री का हक है? नहीं, किसी एक कंट्री का हक नहीं है। तो ऐसा रिसोर्सेज जिस पे किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा ओन्ड होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर किसी भी कंट्री को इन रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो उसको IRP की परमिशन लेनी होगी। बिना IRP के परमिशन के कोई भी कंट्री इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती है। एक और चीज़ समझना आप लोग, जैसे मैंने बताया था ये हमारा कोस्टल इंडिया है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो जो रिसोर्स पाए जाएंगे उसको नेशनल बोलेंगे। लेकिन फिर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद यहाँ तक, यहाँ 1 से लेकर फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्स पाए जाएंगे उसको इंटरनेशनल रिसोर्स बोला जाता है। मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से फिर 1 काउंट कर लो, और 1 से लेकर फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रिसोर्स पाए जाएंगे उसको बोला जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये जो 1 नॉटिकल माइल्स मैंने बताया आपको, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो 1 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, जो जोन है, इसको EEZ कहते हैं। क्या कहते हैं? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन MCQ में कि बताइए जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है वो किस एरिया में, किस जोन में पाया जाता है? तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाया जाता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो ये एरिया होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है। ठीक, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को ओशनिक रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि ये ओशंस में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, डू यू नो। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है डू यू नो में, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नूडल फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब वो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। इंडिया को वो परमिशन, वो अधिकार दे दिया है, IRP ने इंडिया को परमिशन दे दिया है कि इंडियन ओशियन में जो मैग्नीस माइन है, आप मैग्नीस वहाँ से निकाल के उसको अपने कंट्री के डेवलपमेंट में यूटिलाइज करिए। ठीक है, और जो वो रिसोर्स पाया जा रहा है वो EEZ में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, मतलब कि 200 नॉटिकल माइल्स वाले जोन में है। और इसकी परमिशन गवर्नमेंट को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को किसने दी? तो IRP ने दी है, इंडियन नेशनल रिसोर्स पैनल ने, जो कि इंटरनेशनल रिसोर्स को रेगुलेट करता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही है या पूरी क्लास 10 के SST से जिस भी एक सेपरेट टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या सर इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताइए, ये कैसे होता है, क्या होता है। जो भी टॉपिक पे, जिस भी चैप्टर पे, जहाँ से भी कुछ भी आपको जानना हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मज़ा आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं चौथा क्लासिफिकेशन, 4th क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को 4 वेज में कैटेगराइज किया गया, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं चारों को। पोटेंशियल क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं लेकिन अभी प्रॉपरली उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान देना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक रिसोर्स बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है या बहुत ज़्यादा उस एरिया में उस रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अभी प्रॉपरली उनके यूटिलाइजेशन पे या उनके डेवलपमेंट पे वर्क नहीं हो रहा है, तो वो रिसोर्स आपके होंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि गुजरात और राजस्थान में सोलर पैनल और विंड पावर का सेटअप या इन रिसोर्सेज को वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट पे अभी कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक, अब दूसरा देखिए डेवलप रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसको सर्वे कर लिया गया है, सर्वे करने के बाद जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पता चल गई है, लेकिन अभी फिलहाल उनके डेवलपमेंट पे या उनके यूटिलाइजेशन पे कोई प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिसके क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, हमने सर्वे किया, हमने फाइंड आउट किया, हमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पता है, लेकिन प्रॉपरली उन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन पे अभी वर्क नहीं हो रहा है, तो वो रिसोर्सेज आपके हो जाएंगे डेवलप। ठीक, अब चलते हैं स्टॉक पे। स्टॉक क्या होता है? देखो, स्टॉक में सीधा सीधा क्या आ गया, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया और हमने ये जान भी लिया है कि ये रिसोर्सेज ह्यूमन नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। दिस ऑल रिसोर्सेज हैव वेरी, कह सकते हो कि बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझना, स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखो, सीधा सीधा कहें तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं और हमें ये पता है कि उन रिसोर्सेज में अच्छी पोटेंशियल है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उन रिसोर्सेज को हम एक्सेसिबल कर सकें, उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकें। ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कमी से हम उन रिसोर्सेज को ना तो एक्सेसिबल कर सक रहे हैं और ना ही यूटिलाइज कर सक रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक मानकर रख देते हैं कि इन फ्यूचर जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तब हम इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो याद रखना कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उनको एक्सेसिबल या यूटिलाइज किया जा सके, तो टेक्नोलॉजीज़ की कमी से उनको रख दिया गया है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो जाएगी, तब हम उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? स्टॉक। अब आगे चलते हैं, देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। जैसे सबको पता है कि वाटर अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम सबको पता है। ठीक, कि वाटर क्या है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, लेकिन हो सकता है कि अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई हो कि इन चीज़ों को, इन कंपाउंड से वाटर्स बनाया जा सके, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा होगा तो ज़रूर किया जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं रिजर्व में क्या कह रहा है? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उनके एक्सेस पे, उनके यूटिलाइजेशन पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं जो हम ये जानते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, इन नो हाउ की मदद से हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी यूटिलाइजेशन पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व मानते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन रिसोर्सेज को यूज में लाया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनके डेवलपमेंट में कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को रिजर्व कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। यहीं तक इस वीडियो को एंड करते हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड जल्द ही आपको लर्नोपीडिया चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, उन टॉपिक्स को जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहीं अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड बी केयरफुल एंड बी सेफ। ओके।